कल तक हम लोग पढ़े थे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं था 4 नंबर क्वेश्चन तक। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पीछे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर बन गया होगा तो बढ़िया है, नहीं बना होगा तो देख लीजिएगा। अमन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क बाय हिमसेल्फ इन 42 डेज। अमन किसी काम को, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बन गया होगा कि अमन करता है किसी काम को 42 दिन में। मोहित हु इज 1/5 टाइम्स मोर इफिशियंट एज अमन। मोहन को बोला कि 1/5 टाइम्स मोर है, 1/5 टाइम्स मोर है अमन से। आपसे पूछा है कि हिमसेल्फ, तो मोहित को कितना समय लगेगा। तो इसमें बस जैसा दिया हुआ था ठीक ही दिया हुआ है, हम भी लोग भी वैसे ही बनाते। 1/5 टाइम्स लिखा रहेगा तब क्वेश्चन में, या कभी कभी लिखा था इसी का 20% मोर इफिशियंट। 20% मोर इफिशियंट क्वेश्चन में आप देखते होंगे 20% मोर 50% मोर के हिसाब से दिया जाता है। तो जब क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहेगा तो परसेंटेज के हिसाब से दिया रहेगा तब, या फ्रैक्शन के मोड में दिया रहेगा तब बात बराबर है। 1/5 ज्यादा है मतलब 20% ज्यादा है। और आप जानते हैं कि इफिशियंसी और टाइम टेकन जो समय लगता है ये उल्टा चलता है। इफिशियंसी और टाइम उल्टा चलता है। अगर इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ एम बात करें कि इफिशियंसी कितना था अमन का और मोहित का, तो आप बोलेंगे कि मोहित को अमन से 1/5 गुना ज्यादा समय ज्यादा इफिशियंट है, ऐसा बोला। इसका मतलब क्या था, मोहित 20% मोर इफिशियंट है अमन से। अमन से इसका मतलब है कि अमन का इफिशियंसी अगर 100 होगा तो मोहित का इफिशियंसी कितना बनेगा 120। रेशियो के हिसाब से बोल दीजिएगा तो 5:6। तो ये आपका इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी का रेशियो 5:6 है। तो टाइम टेकन बाय अमन इज टू टाइम टेकन बाय मोहित करेंगे तो बस यही रेशियो उल्टा हो जाता है। जो 5:6 है 1/5 और 1/6 करिएगा तो ये कहलाएगा आपका 6:5 का रेशियो। ये कहलाएगा 6:5 का रेशियो। टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय एम। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तो अमन को लगता है 42 दिन, तो 6 का मान आप 42 दिन कहते हैं, तो 6 का वैल्यू 42, 1 का वैल्यू 7, तो 5 का वैल्यू बोलते हैं 35 डेज। बस यही आपका आंसर था। मोहित का इफिशियंसी अमन से 20% ज्यादा है, चाहे 1/5 गुना ज्यादा है, तो 5 मानेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 में 1 ज्यादा 6 कहलाएगा, तो यही 5:6 हो गया। इफिशियंसी का रेशियो 5:6, तो टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई एम 6:5 बोलेंगे। 6 का मान 42, 1 का मान 7, 5 का मान 35। यही क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, ऐसे ही बनाए होंगे तो बढ़िया है। चलते हैं आगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन भी पाइप एंड सिस्टम का है, बन गया होगा मेरे ख्याल से। ये भी A tap can fill a tank in 16 minutes and another can empty it in 8 minutes. A किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, जबकि B 8 मिनट में भर खाली कर सकता है। यही दिया हुआ था, 8 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए अभी सुबह में जो क्लास लेना था इसका डिस्कशन, भले सब क्वेश्चन बन गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम बता देना चाह रहे थे इसको। तो अभी जो नया सेट बोले थे आज रात के लिए नहीं भेजे कल रात में, इसीलिए कि अगर उसको भेजते तो आप इसको छोड़ के पहले उस पर लग जाते हैं, इसीलिए नया सेट नहीं भेजा गया। तो ये क्लास के बाद फिर डिस्कस करेंगे, रात में होगा क्लास नहीं होगा, जो भी दिमाग में चल रहा हो, इसके लिए हम लोग बात करेंगे क्लास के बाद। एक बार देखिए क्वेश्चन में क्या था कि ए 2 टंकी है ए और बी, तो ए 16 मिनट में भर सकता है जबकि बी 8 मिनट में खाली कर सकता है। 16 और 8 का एलसीएम लेंगे, 16 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 16 बताइएगा 16। आपसे कहा जाता है कि जनरली इसमें पाइप एंड सिस्टम वाले में कि घड़ा लेके काम करिएगा। तो 16 घड़ा बनाने का टारगेट है। ए 16 मिनट में 16 घड़ा बनाता है, 1 मिनट में 1 पीस बनाएगा, जबकि बी 8 मिनट में 16 घड़ा तोड़ देता है, तो 1 मिनट में क्या करेगा 2 घड़ा तोड़ेगा, 2 पीस। ये 1 दिन के काम को ही इफिशियंसी बोलते हैं, 1 मिनट के काम को इफिशियंसी बोलते हैं।
वर्क डन इन यूनिट टाइम इज इफिशियंसी। एक दिन में किया हुआ काम, एक दिन में किया हुआ काम, इकाई समय में किया हुआ काम, इकाई घंटे में किया हुआ काम, एक मिनट में किया हुआ काम, इसी को कार्य क्षमता बोलते हैं। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज इफिशियंसी। इकाई समय में जितना काम करिएगा उसी को कार्य क्षमता बोलेंगे। तो 16 मिनट में, यूनिट यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, 16 मिनट में 16 घड़ा बनाता है, पॉजिटिव वर्कर है, इसीलिए 1 मिनट में 1 घड़ा तैयार करेगा। बी निगेटिव काम करता है, तो ये क्या करेगा, 8 मिनट में 16 घड़ा तोड़ देता है, तो 1 मिनट में 2 घड़ा तोड़ देगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इफ द टैंक इज ऑलरेडी हाफ फुल, 1/2 फुल, if the tank is already half full and both the taps are opened together, दोनों टैप्स को साथ खोल दिए, तो सोचिए कि जब ए और बी एक साथ में लगेगा तो क्या होगा। ए और बी जब साथ में लगेगा तो ए तो 1 घड़ा तैयार करेगा, जबकि बी का इफिशियंसी है 2 घड़ा तोड़ देने का, मतलब 1 - 2 बराबर -1। हमेशा 1 मिनट में क्या होगा, तो आप यही लिखिएगा ना कि 1 मिनट में दोनों मिलकर, 1 मिनट में दोनों मिलेगा तो क्या होगा, 1 घड़ा बनेगा और ये 2 घड़ा तोड़ेगा, तो 1 मिनट में दोनों मिलकर 1 घड़ा तोड़ देगा, 1 घड़ा तोड़ देगा। जिनका बन गया है ठीक है, जिनका नहीं बना ये बात समझ में आया होगा। ए अकेले करेगा तो 1 घड़ा तैयार कर देगा 1 मिनट में, जबकि बी अकेले करेगा तो जितना बना हुआ घड़ा होगा सबको तोड़ना चालू कर देगा। क्वेश्चन में होगा कि ए और बी मिलकर क्या करेगा, तो ए 1 घड़ा बनाता है, बी 2 घड़ा बनाता है, तो 1 - 2 बराबर -1। माइनस का मतलब टूटने का कहानी। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि 1 मिनट में दोनों मिलकर 1 घड़ा तोड़ देगा। अब क्या होगा, तो आप बोले क्वेश्चन में कि आधा टंकी भरा हुआ है। आधा टंकी भरा हुआ का मतलब है कि 16 घड़ा का कैपेसिटी बोला था बनाने के लिए, 8 घड़ा बन गया था, 8 घड़ा तैयार था। ये 8 घड़ा पहले से बना हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में दिया कि 8 घड़ा बना हुआ था। इसके बाद ए और बी को बुलाए थे, 8 घड़ा बनने के बाद तब दोनों टैप को साथ में खोले, दोनों टैप साथ में खुला तो क्या हुआ, तो अब बनेगा नहीं, पॉजिटिव वर्क नहीं होगा, नेगेटिव वर्क होगा। तो ए और बी मिलकर क्या कर देगा, जो 8 घड़ा बना हुआ है उसी को तो दोनों मिलकर तोड़ देगा। तो क्या करेंगे, -1, मतलब -8, यही ना बोलिएगा। तो जो घड़ा बना हुआ था वही घड़ा टूट जाएगा, माइनस का मतलब नेगेटिव, एम्प्टीड। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपका फील्ड भी है, एम्प्टीड भी है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये जो तीसरा नंबर ऑप्शन था सी, कि एम्प्टीड इन 8 मिनट, यही आपका आंसर है। 16 घड़ा का कहानी था, 8 घड़ा बना हुआ था, दोनों मिलकर 1 मिनट में 1 घड़ा तोड़ देता है, तो 8 घड़ा तोड़ने में 8 मिनट का समय लगेगा। सिंपल चीज, देखने से क्वेश्चन बना दिए होंगे। जिन लोगों का फंस गया होगा समझ गए होंगे, जिन लोगों का फंसा होगा वो लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। सबका बन गया तो ठीक है, किसी का फंसा होगा तो देख लेना भाई, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन तो खैर छोड़ देते हैं, ये तो बना ही देंगे आप। एक एक चीज का दाम दिया हुआ है। अरुण ऑर्डर 15 चपाती, 4 प्लेट्स ऑफ राइस, 6 प्लेट ऑफ मिक्स्ड वेजिटेबल, 5 आइसक्रीम कप। एक चपाती का दाम 5 रुपया है, एक प्लेट राइस का दाम 50 रुपया है, एक प्लेट मिक्स्ड वेजिटेबल का दाम 75 रुपया है, एक कप आइसक्रीम का दाम 20 रुपया है। कितना पैसा खर्चा किया, तो सबको गुना भाग करके 825 रुपये बोल रहे हैं, आंसर वही ला दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिमाग नहीं लगाइएगा, जैसा दिया हुआ वैसा बना के निकल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए। ए डीलर सोल्ड ए रेडियो एट ए लॉस ऑफ 5%, 5% के लॉस पर बेच देता है, 5% के लॉस पर बेचा है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹350 मोर, 350 रुपया ज्यादा में, सॉरी परसेंटेज नहीं है वो, 350 रुपया, 350 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसको 12.5% का लाभ होता। फॉर व्हाट वैल्यू शुड ही सेल इट इन ऑर्डर टू गेन 15%। 8 नंबर क्वेश्चन किसी का फंसा है अगर तो पहले बताइए, उसके बाद बात करें आगे। 8 नंबर क्वेश्चन किसी का फंसा है तो बताइए एक बार, बन गया तो कोई बात नहीं, एक बार जल्दी बताइए किसी का फंसा है तो।
लंबा बना है सर, ठीक है। सागर भाई का फंसा है, रोहित भाई बता दीजिए, ठीक है। श्वेता 100 पर बताइए ना एक बार। अच्छा, बना था, अभिषेक भाई बन गया था, ठीक है भाई। समझिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5% के लॉस पर कोई सामान बेचा, अगर 350 रुपया ज्यादा में बेचते तो 12.5% का लाभ होता, तो अगर उस सामान को 15% के लाभ पर बेचते तो कितना बनता। जो भी लोग प्रॉफिट एंड लॉस क्लास में किए होंगे, क्लास में इस टाइप का सेम क्वेश्चन करवाया गया था, डेटा भले अलग था। आपसे कहा गया था कि इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कंडीशन समझ लीजिए एक बार। 5% के लॉस पर बेचे तो 350 रुपया, 5% के लॉस पर पहले बेचते हैं, यदि 350 रुपया ज्यादा में बेचेंगे तो 12.5% का लाभ होगा। यहाँ पर लॉस है, यहाँ पर प्रॉफिट है। क्वेश्चन में ऊपर ऊपर का बता देते हैं, कहिएगा तो फिर डिटेल्स कर देंगे। नोट में यहाँ पर साइड करिए कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट ए पॉइंट में डालिएगा, नोट में ए पॉइंट लगाइएगा। परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो, चाहे परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस दिया हो, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट, चाहे परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस कहाँ दिया हो। 5% की हानि पर बेचता, 350 रुपया कम में बेचेगा तो 12.5% का लॉस हो जाएगा। अगर ऐसा बोल दिया कि यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस, अगर दोनों जगह लॉस होता, चाहे दोनों जगह प्रॉफिट होता, दोनों जगह लॉस चाहे दोनों जगह प्रॉफिट, दोनों आइटम ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट हो, चाहे परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस दिया हो, देन डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस लिखिएगा माइनस करके, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस में माइनस कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा दोनों वैल्यू, दोनों वैल्यू को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिएगा, दोनों परसेंटेज वैल्यूज को घटा के लिखना। सेम आइटम रहेगा तो माइनस कर देना है, बस इस बात का ध्यान रहे। तो अपोजिट आइटम रहेगा तो प्लस कर देंगे, सेम आइटम रहे तो माइनस कर देना है बस, सेम आइटम रहे तो माइनस, सेम आइटम रहे तो माइनस कर दीजिएगा। नोट में इसको छापिए पहले। परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट हो, चाहे परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस हो, तो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस में नेगेटिव, दोनों वैल्यूज को घटा के लिखिएगा, दैट इज सेम आइटम रहेगा तो माइनस करिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट में डालिए बी नंबर करके, बी नंबर करके, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस दिया हो, चाहे परसेंटेज लॉस पहले हो बाद में परसेंटेज प्रॉफिट हो, आप डिफरेंस बराबर लिखिएगा, डिफरेंस बराबर प्लस करके लिखिएगा। जब अपोजिट आइटम होगा तो जोड़ दीजिएगा, अपोजिट आइटम रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। इसको नोट बना के लिख लीजिए, पहला दूसरा पॉइंट। परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस दिया होगा तो ये दिखा देते हैं क्या बोल रहे हैं, ये इसको आप पहले छापिए ना एक बार। अपोजिट आइटम रहेगा तो जोड़िएगा, सेम आइटम रहेगा तो घटाइएगा। इसको लिख लिए होंगे, लिख लिए होंगे, हम बढ़ते हैं आगे। समझिए इसको पहले। 10% प्रॉफिट पर कोई सामान बेचते हैं, 10% प्रॉफिट पर कोई सामान बेचते हैं, कुछ रुपयों का अंतर करके फिर सामान बेचते हैं, तो आप बोलते हैं कि हमको 12% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछा कि क्या था अंतर दोनों सेलिंग प्राइस के बीच, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस,
डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस परसेंटेज के हिसाब से ही बताइएगा, क्योंकि कोई वैल्यू तो नहीं दिया हुआ था। तो 10% का प्रॉफिट मतलब क्या बोलते हैं, अगर हमारा सीपी 100 रुपया होगा, ध्यान से समझिएगा, तो सेलिंग प्राइस को बोलिएगा 110 रुपया। यहाँ पर सीपी अगर हमारा 100 रुपये का होगा तो सेलिंग प्राइस को बोलिएगा 112 रुपया। तो दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में कितने रुपए का अंतर दिखा, 110 और 112 के बीच कितने रुपए का अंतर, बोलना होगा ना 2 रुपया। तो 2 रुपए का अंतर है आउट ऑफ कितना में, खरीद के लाए थे तो 100 रुपया में, 2 रुपीज आउट ऑफ 100, 2/100 बोलते हैं, इसका मतलब 2% का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितना, 2%। तो ये लिख लिख के नहीं काम करिएगा, 10% का प्रॉफिट, 12% का प्रॉफिट, मतलब 2% का अंतर। प्रॉफिट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, 2% का अंतर है, 2% का। आप यहाँ पे बोलते हैं कि सर 8% का, अगर यहाँ पे 10% जो प्रॉफिट लिखे थे 10% लॉस लिख देते और फिर 12% का लॉस लिखते तब क्या होता। तो भाई तुम यहाँ पर 90 लिखता, 90% में बेचे होंगे, 12% का मतलब 88 में बेचे होंगे, घटा दीजिएगा तो बोलिएगा 2% का लॉस में बेचे होंगे परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ तक तो ठीक है। सोच के देखिएगा कि अगर आप बोले कि यहाँ पर सर 10% का प्रॉफिट पर बेचे और 12% का लॉस पर बेचे, अब क्या, तो आपसे क्या बोला था, सीधा परसेंटेज, सीधा डिफरेंस, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितने का अंतर, दोनों को जोड़ दीजिएगा, बोलिएगा 22% का अंतर है। दोनों को जोड़ दीजिएगा, बोलिएगा 22% का अंतर है। अब 10% का प्रॉफिट से मतलब 110 समझते हैं, 12% का लॉस से मतलब 88 समझते हैं, दोनों के बीच में कितने का अंतर, बोलिएगा 22 का अंतर। दिक्कत है तो समझाइए। 100 रुपए का सामान 110 में बिकेगा, 12% का लॉस हो गया, 100 रुपए का सामान 88 में बिकेगा, दोनों के बीच का अंतर 22 रुपए का। तो इतना झोलझाल नहीं करके हम लोग 10 और 12 को जोड़ेंगे, अपोजिट आइटम होगा तो जोड़ लेंगे, सेम आइटम होगा घटा लेंगे। ये बात तो समझ में आया होगा। पहले ही 10% का लॉस हो गया था, बाद में 12% का प्रॉफिट अगर होता, मान लीजिए आपसे पूछा था कि परसेंटेज डिफरेंस कितना है सेलिंग प्राइस में, तो आप लिखते यही ना कि अभी डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस क्या होता, तो 10 और 12 जोड़ के 22% बोल देते, बस यही अंतर है 22% का। क्या होगा, 10% लॉस का मतलब 90 बोलिएगा, 12% प्रॉफिट का मतलब 112 बोलिएगा, दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए, 22 का दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। चाहेंगे तो आप एक से 100 बनाए होंगे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या था कि 5% लॉस पर बेचते हैं। क्वेश्चन में था अपने पास कि 5% लॉस पर बेचते हैं, यदि 350 रुपया ज्यादा में बेचते, इतना मोड़ में बेचते तो हमको 12.5% का लाभ होता। तो इसको 15% के प्रॉफिट पर बेचना चाहते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी ऑन 15% का प्रॉफिट, 15% 12.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। आपसे क्या करना है, सीधा सोचिए कि 5% का लॉस पर बेच दिए, 350 रुपया ज्यादा में बेचते तो 12.5% का प्रॉफिट हो जाता। तो ये 350 रुपया क्या दिया हुआ है, 350 रुपया जो दिख रहा है वो क्या है, पहले जितना में बेचते उससे 350 में ज्यादा, मतलब डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में कितने रुपए का अंतर, तो बोलिएगा सर 350 रुपए का अंतर। दिक्कत है तो बताइए, सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर, बोलिएगा 350 रुपए का अंतर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पकड़ ले अगर हम यहाँ पे, तो 5% का लॉस, 12.5% का प्रॉफिट, दोनों को जोड़ देंगे तो 17.5% बोलिएगा। 17.5% का मान 350 रुपया दिया हुआ है। हम कॉस्ट प्राइस क्यों निकालेंगे, पूछता है कि इसका कितना में खरीदा था तो 100% का मान निकालते। हमको पूछा 15% के लाभ पर बताइए क्या होगा, तो 115 का मान निकालेंगे, सीधा सीधा खत्म कहानी है। आप यहाँ से देखिए कि इसमें 20 से गुना करेंगे तो 350 मिल जाएगा, 20 से गुना करेंगे आंसर मिल जाएगा 2300, 2300 रुपये हमारा आंसर है, 2300 रुपये हमारा आंसर है। 17.5% का मान 350 रुपये, 115% का मान कितना, तो 1% का मान निकालिएगा तो 350 बटा 17.5 बताइएगा, 115% का मान निकालिएगा 115 लिखिएगा, पॉइंट को हटाइएगा जब नीचे से तो एगो जीरो ऊपर बढ़ाइएगा। अब 175 गुना होता है 350, तो 20 हो गया, 20 गुना 1500 बराबर, यही लिखिएगा आंसर। नहीं बुझाया तो बताइए, समझ में आया तो बताइए, जल्दी बोलिए। 8 तो हो गया था।
नेक्स्ट सोचिए 9 नंबर में। 9 नंबर सबका बन गया, किसी का फंसा भी है? 9 नंबर सबका समझ में आ गया भाई, किसी को दिक्कत भी? सौरभ भाई को दिक्कत हो गई इसमें? क्वेश्चन दिया हुआ कि ए मैन हैज विस्की वर्थ ₹22 ए लीटर। आगे दिया हुआ है, अभिषेक भाई नहीं बना था, ठीक है। तो 1 लीटर का दाम ₹22 है, जबकि दूसरा लॉट है उसका दाम ₹18 पर लीटर पड़ा। Equal quantities of these are mixed with water to obtain a mixture of 50 liters worth ₹16 a liter. Find how much water the mixture contains. आपसे क्वेश्चन में कहा कि ₹22 के हिसाब से, ₹22 पर लीटर के हिसाब से एक आइटम खरीद के लाए थे। दूसरा आप बोल दिए थे यहाँ पे 18 के हिसाब से खरीद के लाए थे, 18 के हिसाब से खरीद के लाए थे, ठीक है। आपको बोला कि मिक्सचर को बेचना है 16 के हिसाब से, मिक्सचर को बेचना है 16 के हिसाब से, मिक्सचर को बेचना है 16 के हिसाब से। तो आपसे कहा कि 50 लीटर का कहानी था, 50 लीटर्स का कहानी था। 50 लीटर आप बेच रहे थे 16 के हिसाब से, तो 50 लीटर में क्या बोला कि जितना आप इसको मिलाइएगा पहला वाले टाइप को, उतना ही दूसरा वाले टाइप को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप सोचिए कि 22 लीटर पहला टाइप का जो विस्की खरीदे हैं ₹22 लीटर, और दूसरे टाइप का विस्की का दाम था ₹18 लीटर। तो दोनों इक्वल क्वालिटी को, इक्वल क्वांटिटी को मिला के 50 लीटर बनाना है पानी के साथ। पानी कितना मिलाए थे? तो यहाँ पर इस दोनों का जो दाम दिया हुआ था, पानी का तो दाम दिया ही नहीं था। वाटर का कॉस्ट क्या होगा इसका दाम दिया हुआ नहीं था। हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाटर का कॉस्ट ऐसे क्वेश्चन में ना जीरो मान के काम करते हैं। इस मिक्सचर वाले क्वेश्चन में जनरली पूछता है पानी मिला दीजिए, तो कॉस्ट ऑफ वाटर हमेशा जीरो लेके काम करते हैं, सोचते हैं पानी फ्री में उपलब्ध है और पैसा लगता है भले। तो अब आपको ये सोचना है कि पानी आपका फ्री में उपलब्ध है, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे जैसा बनाया था कर लेंगे वहां से भी। तो x लीटर ही मिलाते हैं, सोचिए x लीटर अगर यहाँ से मिलाते हैं इसको, x लीटर अगर पहला टाइप का है तो दूसरा भी x लीटर ही होगा। तो 22x और 18x कर दीजिएगा, 22x और 18x टोटल क्वांटिटी। दाम कितना बनेगा? तो 1 लीटर का दाम है ₹22, तो x लीटर अगर हम मिलाते हैं, x लीटर दोनों में से, तो इसका दाम 22x हो जाएगा। ₹18 प्रति लीटर के हिसाब से x लीटर मिलाते हैं तो बोलेगा 18x। पानी होता है ₹0 में, हम अगर y लीटर पानी मिलाए होंगे तो कितना लगा होगा हमको? ₹0 खर्चा। ये बात समझ में आया? पानी चाहे जितना उड़ेलना उड़ेल दीजिए, पैसा कुछ नहीं खर्चा होगा। तो अब आप हुआ कितना ये सब मिलाकर? तो 50 लीटर, और दाम कैसा है? ₹16 के हिसाब से। तो 16 पंच 80, ₹800 खर्चा करवा रहे थे आप। तो यहाँ से 22 और 18 मिला के 40, तो x का मान कितना निकल के आएगा? 20। दिख तो गया आपको यहाँ पर दाम। यहाँ पर x का मान 20, मतलब सोचिए कि 20 लीटर ये मिलाए, 20 लीटर ये मिलाए, मतलब 40 लीटर हो गया। और 50 लीटर मिक्सचर बना हुआ, तो पानी कितना बता दीजिए? आपसे कहा कि दो क्वांटिटी है, दो टाइप्स का विस्की है, एक का दाम ₹22 के हिसाब से, दूसरे का दाम ₹18 के हिसाब से। समान मात्रा में मिला देना है। तो x लीटर मिलाते हैं तो 40x तो यहाँ से निकल जाएगा, इसका टोटल कॉस्टिंग 40x इसका निकला। पानी आपका फ्री में है, कितना पानी मिलाए हमको नहीं पता, तो अभी छोड़ देते हैं, या तो उसको सीधा छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना भी मिलाएंगे पानी फ्री में मिलेगा। कुल खर्चा कितना हमारा? 40x का दाम अगर ₹800 बता रहे थे, तो x का दाम ₹20 है। यहाँ पर तो बोल दें कि 20 और 20 दोनों टाइप का विस्की मिला के 20-20 लीटर है, 40 लीटर उसका है, और कुल 50 लीटर आप बेच रहे थे, तो 10 लीटर पानी मिलाए होंगे। बस यहीं से निकाल दीजिएगा इसको। आगे बढ़िए 10 नंबर में। सौरभ समझ में आया रे भाई? आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए एक बार।
सुरेश मंथली इनकम 30% मोर देन दैट ऑफ विनोद, ये तो बन गया होगा हमको लगता है, इसमें भी लफड़ा ज्यादा नहीं था। सुरेश का मंथली इनकम 30% मोर देन दैट ऑफ विनोद, और विनोद का मंथली है 20% लेस देन विनय। डिफरेंस दिया हुआ है सुरेश और विनय का 800, तो इनकम विनोद का कितना होगा, ये सबका बन गया होगा, इसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं है। सुरेश का था, विनोद का था यहाँ पे 30% ज्यादा, तो विनोद से, विनोद अगर 100 रुपया कमाया होगा, ये 130 कमाएगा, मतलब 13-10 का रेशियो था। और यहाँ पे बोल दिया कि विनोद और विनय का, विनोद इज टू विनय पे काम करेंगे अगर, तो यहाँ पर दिया 20% लेस देन विनय। विनय 100 रुपया कमाया तो ये 80 रुपया कमाया, मतलब 4:5 का रेशियो कमा दिया। तो यहीं से देखिए ना कि विनोद का यहाँ पर 10 दिया हुआ, विनोद यहाँ पर 4 दिया हुआ, दोनों का वैल्यू को बराबर करिएगा रेशियो में, तो क्या करिएगा, 4 और 20 का एलसीएम पकड़िएगा, 4 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा ना भाई। इस रेशियो में 2 से गुना कर दीजिए, इस रेशियो में 5 से गुना, तो यहीं से आपका एस वी डी इज टू वी एन करिएगा, क्या हो जाएगा, तो इसको बोल दीजिएगा आप गुना करके 13 दूना 26, इसको गुना करके बोल दीजिएगा 20, ये हो जाएगा 20 और 25। इस दोनों आइटम के बीच में, सुरेश और विनय के बीच में बोल दिया है 800 रुपए का अंतर है, तो एक रेशियो का दाम है 800 रुपया। विनोद का पूछा था 8 दूना 16,000 रुपये, आप आंसर बता रहे होंगे। तो ये बस रेशियो में सिंपल में था, कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाइए। चलिए 11 नंबर में, 11 बना है किसी का फंसा भी। ए स्फेरिकल मेटल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर is melted and made into 1000 smaller spheres of equal sizes. In this process, the surface area of the metal is increased by। इसमें किसी का दिक्कत है 11 नंबर, तो जल्दी बताइए। 11 नंबर में किसी को दिक्कत हुआ तो बताइए, नहीं बना था। ठीक है, देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन। उमा सौरभ फंस गया था इसमें। देखो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन रहेगा तो फॉर्मूला याद चाहिए। स्फेयर का जैसे ही अब मेल्ट करके दूसरा आइटम, एक चीज को गला के दूसरा बनाते हैं, एक चीज को पिघला देते हैं, गला देते हैं, दूसरा स्टेप में डालते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि उसका वॉल्यूम से काम होता है। हमेशा क्वांटिटी कितना था उसका, इस चीज को देखिएगा, वॉल्यूम क्या था इसके पीछे काम करिएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड करिए पहले। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, गोले का आयतन क्या होता है, तो बोलते हैं 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब क्वेश्चन में क्या दिया समझिए, ए स्फेरिकल मेटल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, इसको गला दिए आप, एंड मेड इनटू 1000 स्मॉलर स्फेयर्स, स्फेयर ही बनाए हैं, गोला ही बनाए हैं, ऑफ इक्वल साइजेस। यहां तक तो समझ में आया कि 1000 छोटा छोटा गोली में तैयार कर दिया उसको। इन दिस प्रोसेस द सरफेस एरिया ऑफ द मेटल इज इंक्रीज बाई, जो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, गोला का संपूर्ण पृष्ठ और लेटरल सरफेस पार्श्व पृष्ठ दोनों बराबर ही चलता है। तो क्या लिखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यू एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर करिएगा। ये दो फॉर्मूले का यूज होगा, इसको याद रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं, क्या लिखिएगा। स्फेरिकल मेटल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, तो 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू का मतलब 10 का क्यू बोल दीजिएगा, बराबर 1000 लिखिएगा, 1000 गुना 1000 गुना 4/3, 1000 गुना 4/3 पाई, इसका रेडियस नहीं मालूम तो आर क्यू कर दीजिएगा, छोटे वाले का। ये बात समझ में आया, जिसका इतना वॉल्यूम होगा, जो बड़ा वाला का जो वॉल्यूम है, छोटा वाला 1000 गोले को मिला के जितना होगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। क्या काम करिएगा समझिए, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 10 का क्यूब 1000, 1000 से कैंसिल, मतलब आर क्यूब का मान एक, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचा, एक बचा, तो इसीलिए आप आर बोलिएगा 1 सेंटीमीटर, चूंकि सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसीलिए आप भी सेंटीमीटर ही यूज करिएगा। तो छोटा जो 1000 गोला बना हुआ है उसका रेडियस कितना, तो उसका रेडियस बोल दीजिएगा 1 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल आर बोल देते हैं। कैपिटल आर दिया हुआ है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, स्मॉल आर निकल के आया 1 सेंटीमीटर। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई।
समझ में आया तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबका? किसी भी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत है तो जल्दी बोलो भाई। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है। आगे देखिए, अब यहाँ तक तो निकाल दिए, तो वॉल्यूम से तो काम हुआ। अब अपने को चाहिए सरफेस एरिया। अब अपने को चाहिए सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया में कितने का अंतर बोल रहा है? इन दिस प्रोसेस द सरफेस एरिया ऑफ द मेटल इज इंक्रीज्ड बाई, कितना बढ़ा? तो सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो सोचिए कि सरफेस एरिया क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंड सरफेस एरिया बराबर, तो जानते हैं कि ये होता किसके बराबर है? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये फॉर्मूला है इसका। तो अब यहाँ पे ऑल्सो लगा दीजिए। क्या करिएगा तो बोलिएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो, कैपिटल आर के लिए बोल रहे हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा? 1000 छोटा छोटा गोली है इनटू 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यही ना करिएगा, यही करेंगे। ये आपका क्या है? तो ये आपका ग्रेटर है, ग्रेटर स्फेयर है, और ये आपका स्मॉलर स्फेयर है। ये बड़ा गोला है, ये छोटा है। अब आप यहां से काम करिएगा तो क्या लिखिएगा इसको? एक 10 का स्क्वायर 100 गुना 4, 400 पाई लिखिएगा। और ये क्या हो जाएगा? मतलब ये इक्वल नहीं करिएगा, ये आप यहां से ये देख लीजिए कि ये इसका क्या बोलना चाह रहे। देखिए इसको उड़ाइए। यहाँ पर ग्रेटर स्फेयर का जो ग्रेटर स्फेयर है उसका सरफेस एरिया ये निकल के आया, जो स्मॉलर वाला है इसका ये निकल के आया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा? 4000 पाई सरफेस एरिया छोटे वाले का, और बड़े वाले का निकल के आएगा 100। 100 गुना 4, 400 पाई कर दीजिएगा इसका सरफेस एरिया। आपसे पूछा है कि कितना बढ़ा हुआ है, तो बड़ा वाला का 400 पाई था, और छोटे वाला जो 1000 गोली बना हुआ है उसको मिला के देख रहे हैं 4000 पाई। तो बढ़ा कितना? बढ़ा तो 3600 पाई ना। डिफरेंस डिफरेंस इन सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा? 3600 पाई। बढ़ा कितना? 3600 पाई। तो कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पे टाइम्स 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 दिया हुआ, या तो 3600 पाई होता तो ये लगा देते, लेकिन पूछा कितना बढ़ा, तो रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए रिक्वायर्ड टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स पूछा, कितना गुना। तो 3600 पाई हो चुका है कितना से? 400 पाई से बढ़ते हुए। तो काटिएगा तो यही ना 9 बोलिएगा, 9/1 मतलब 9 टाइम्स। ऐसे भी दिख रहा था कि 400 है, 3600 हो चुका, तो यही आपका 9 टाइम्स है। फॉर्मूला केवल मेंसुरेशन का क्वेश्चन, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा तो काम आपका हो जाएगा। 400 पाई है, 4000 पाई है, यहीं से काम करके दे दीजिएगा। सौरभ जी समझ में आ गया होगा? दिक्कत है तो बोलिए, दोबारा रिपीट कर लीजिएगा दिक्कत होगा तो। समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये 12 नंबर क्वेश्चन तो उस दिन भी जो बोट स्ट्रीम करवा रहे थे, ये समझ में आ गया होगा कि ए बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में 1 किलोमीटर का दूरी जाते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट का मतलब है 5/60 घंटा करिएगा। इसको आप सॉल्व करके क्या लिखिएगा? तो 1 किलोमीटर 5/60 घंटा करिएगा। ये ऊपर चला जाएगा, 5 से काट भी दीजिएगा तो 12 निकल जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड अप स्ट्रीम के लिए बात करिएगा तो क्या लिखिएगा? 6 किलोमीटर 1 घंटा में। 6 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटा में, इसी को लिखते हैं ना आप यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों दिया रहेगा, तो पूछा क्या आपसे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम करंट उसी को बोलते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए क्या बोला गया था कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। 12 घटाओ 6/2 करिएगा तो हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर। अगर आपसे पूछता कि स्पीड ऑफ करंट की जगह पे स्पीड ऑफ बोट पूछता क्या होगा, तो लिखते आप डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। सॉल्व कर देते, 12 में 6 जोड़कर
2 से भाग कर देते, लिख देते आप यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। जोड़ लीजिएगा तो 9 3 12 हो जाएगा, ये मिल जाएगा, घटा लीजिएगा तो 6 मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बन गया होगा आपको पहले भी। किसी को दिक्कत तो नहीं था 12 नंबर में भाई? बढ़ते हैं आगे। 12 में दिक्कत है तो बोलिएगा। निवेदिता, मुनेश्वर, अंजलि, अभिषेक, दिक्कत है तो बोलना रे भाई। रोहित भाई, चलिए ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में। If the amount is 2.25 times of the sum after 2 years at compound interest, compound annually, the rate of interest per annum is। किसी का फंसा? ये सबका हो गया है क्वेश्चन। चलिए, जो लोग बना के देखे होंगे समझिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। If the amount is 2.25 times of the sum after 2 years at compound interest, मतलब आपसे प्रिंसिपल अगर होगा हमारा 1 रुपया, सोचिएगा प्रिंसिपल अगर होगा 1 रुपया, अमाउंट बोला इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम, अमाउंट हो जाएगा 2.25 रुपया, 2 रुपया 25 पैसा। कितना दिन में टाइम दिया हुआ है? 2 साल में। रेट परसेंट क्या होगा ये पूछा है, कहानी क्या होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर कहानी पूछा, ऑन सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। आपको मालूम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। अमाउंट बराबर दिया हुआ है, अमाउंट बराबर जानते हैं कि फॉर्मूला के हिसाब से बात करें, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपसे क्या हुआ कि अमाउंट बराबर जानते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। अमाउंट बाई प्रिंसिपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। दिक्कत किसी को भी तो बताइएगा। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, और इस फॉर्मूले का आप यूज खूब धड़ल्ले से करिएगा। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। अमाउंट बाई प्रिंसिपल कर दिए, चूंकि यहाँ पर 2.25 गुना लिख दिया है, कभी कभी नहीं भी लिखा रहेगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रिंसिपल 400 रुपया है, हमारा अमाउंट होगा 441, कोई भी अमाउंट हमको नहीं याद है अभी। प्रिंसिपल अगर x रुपया है, अमाउंट हो जाएगा y रुपया, ऐसा बोल दे, इतना गुना हो गया, कुछ भी कह दे तो अल्टीमेटली ये तो फॉर्मूला जान ही रहे थे ना भाई कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो a बाई पी का मान क्या होगा तो 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा सोचिए कि अगर हम यहाँ पे लिख दें आपको, यहाँ पे एक बार हम और करते हैं इसी चीज को आगे, 1 प्लस आर बाई 100 क्या होगा, 1 प्लस आर बाई 100 का मान क्या होगा। तो क्या लिखिएगा, अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1 बाई एन करिएगा, 1 प्लस आर बाई 100 का मान क्या लिखिएगा, अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1 बाई एन करिएगा। दिक्कत तो बोलिए, क्योंकि आप जानते हैं ना भाई कि x का पावर n बराबर a दिया हुआ है, तो x का मान क्या लिखते हैं, a का पावर 1 बाई एन। बोलते क्या उलझा दिए, ऐसा मन में आ रहा हो अगर तो मिटा देते हैं उसको भी, मिटा देते हैं इसको भी। आप जरा बताइए कि ऐसा तो पढ़े थे ना भाई, एक्स स्क्वायर का मान 4 होता है, तो x का मान क्या होगा तो 4 का पावर 1 बाई 2, इसी को लिखते हैं हम लोग वर्गमूल में 4, और जिसका मान 2 बोलते हैं। अगर सोचिए, या फिर अगर x क्यू का मान 27 बोलते हैं तो x का मान क्या लिखते हैं, 27 का पावर 1 बाई 3, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 27, जिसका मान आप 3 लिखते हैं। ये तो बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक तो समझ में सबको आ गया होगा रे भाई लोग। तो जब a बाई पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, तो 1 प्लस आर बाई 100 का मान क्या होगा, a बाई पी होल टू द पावर 1 बाई n। अब इसीलिए r पूछेंगे, अगर हम r पूछेंगे डायरेक्ट r का फॉर्मूला निकाल दें। अगर r बाई 100 बोलिएगा तो क्या लिखिएगा कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर
1/n-1 लिख दीजिएगा ना। और अगर केवल डायरेक्ट r पूछ देंगे तो इंटू 100 कर दीजिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा। मतलब क्या बन के आया समझिए, क्या बन के आया। एक बार यहाँ तक लिखिए ना, उसके बाद वो साइड कर देते हैं फ्रेश में। एक बार नोट कर लीजिए, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। लिखिएगा यहाँ पे कि हेयर ए बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर n। इसको लिख लीजिए, a/p बराबर 1+r/100 का पावर n। ये आपको केवल स्क्वायर क्यूब किसी भी 2 साल 3 साल में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप इसका यूज कर लीजिएगा, इसीलिए फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दे रहे हैं आपको। इसमें भले बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार इसको समझ लीजिए, समझना जरूरी है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अमाउंट बराबर p इंटू 1+r/100 का पावर n, a/p बराबर 1+r/100 का पावर n। 1+r/100 का मान क्या होगा, तो लिखिएगा a/p का होल टू द पावर 1/n। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। पूरा स्टेप लिख देते हैं। जब 1+r/100 का मान 1+r/100 का मान आप देख लिए कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल का वैल्यू 1/n था, तो क्या करते, r/100 का मान यही लिखते ना हम लोग, अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1/n-1 करते। r का मान क्या लिखते, अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1/n-1 इंटू 100। और साइन चूंकि रेट परसेंट निकालना है तो रेट परसेंट क्या होगा, तो बोल दीजिएगा इंटू 100, दोनों साइड परसेंटेज लगा दीजिए। यही आपका फॉर्मूला वाला केस बन के आएगा। रेट परसेंट निकालना होगा तो बस इसी पर यूज करिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। अब दिखा देते हैं क्या यूज करिएगा, कैसे करिएगा। यहाँ तक तो समझ में आ चुका है। अब सोचिए ना, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 13 नंबर। इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर देंगे हम लोग, एन का मतलब तो समझ गए होंगे, टाइम से दिया हुआ है 2 साल के लिए। अमाउंट बाय प्रिंसिपल करिएगा, रेट परसेंट क्या होगा, क्वेश्चन में दे दिया रेट परसेंट पूछा है तो आप क्या लिखिएगा, रेट परसेंट बराबर अमाउंट बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 1 रुपया होगा तो अमाउंट हो जाएगा 2.25। ये तो समझ में आया। बाई 1 करेंगे, कोई मतलब नहीं लिखने का, 1 लिखने का नीचे कोई मतलब नहीं है, छोड़ भी सकते थे। 1/n का मतलब 1/2 वर्गमूल, वर्गमूल समझ रहे हैं आप। -1 करके इंटू आप 100 कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला खूब काम करेगा, बहुत मजे में इसका यूज कर सकते हैं आप। अब ये 2.25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 2.25, 1.5 आएगा ना भाई। 1.5 में से 1 जाएगा, 0.5 इंटू 100 बराबर 50%। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब यही ना हुआ, 2.25 वर्गमूल में 3 होता तो क्यूब रूट निकाल लेते। -1 करिएगा गुना 100 लिखिएगा, हम पूरा लिख दे रहे हैं डिटेल्स आपको। इसका मतलब अब तो लिखिएगा ना 1.5 -1 गुना 100 कर दीजिएगा। अब तो करिएगा ना भाई कि 0.5 इंटू 100% करके इसको 50% आंसर बताइएगा। क्वेश्चन में जैसे हमको वहां पर दिख गया था कि 2.25 टाइम्स, हम वैसे सोचते इसका 2 साल का है तो वर्गमूल निकालिएगा, 3 साल का होता क्यूब रूट निकाल लेते। तो वर्गमूल जैसे निकालेंगे 1.5, एक हटाएंगे तो बोल देंगे अच्छा 0.5 है, 100 से गुना कर देंगे, लीजिए 50% आंसर। बस यही कहानी था मेरे। इसको पूरा डिटेल से आप लिख लीजिए एक बार। जब 2 साल के लिए रहेगा तो जितना गुना हो रहा है, या 400 रुपया दिया 441 हो गया समथिंग, उस हिसाब से कुछ भी दिया रहेगा ना, तो आप वही काम करिएगा। जो क्वेश्चन ये पूछा गया है, हमको लगता है कि एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि शायद 400 रुपया था, कहीं देखे थे, हमको याद आ रहा है 400 रुपया था 2 साल में, 441 हो गया है। 400 रुपया था 2 साल में, 441 हो गया है। तो आपसे पूछा रेट परसेंट क्या होगा, तो भाई 400 रुपये हमारा प्रिंसिपल है और 441 अमाउंट है। तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल करेंगे 2 साल के लिए, वर्गमूल निकालिएगा। 441 का मतलब 21, 400 का मतलब 20। तो क्या लिखिएगा, सीधे 21/20 कर दीजिएगा ना, घटाओ 1 करिएगा तो 1/20 गुना 100 करिएगा, लिखिएगा आंसर 5%। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको लिख लिए होंगे आप। ये पूरा नोट हो गया भाई। चलिए लिख लिए तो
चलिए लिख लिए। तो इस क्वेश्चन पे एक इसका एग्जांपल देखिए, एक क्वेश्चन इसी 400 और 441 को लिख लीजिए बगल में। यहाँ पे एग्जांपल देके लिख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए कि प्रिंसिपल बराबर है 400 रुपया, अमाउंट बराबर 441। पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम का ये भी। टाइम दिया हुआ है 2 साल का। रेट परसेंट क्या होगा, ऑन कहाँ पर, तो सीआई पर। सीआई के हिसाब से बात हो रहा है। सीआई पर क्या होगा ये आपसे पूछा, तो आपसे बोला कि रेट परसेंट बराबर करना क्या है, अमाउंट बाई प्रिंसिपल कर दीजिएगा, पावर 1/n-1 बोला करने, इंटू 100%। ध्यान से ये रखना है कि 2 साल के लिए बोला, मतलब सीधे वर्गमूल निकाल देंगे किसका, 441/400 का। घटाओ 1 करेंगे, गुना 100% कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 21/20 घटाओ 1 मतलब 1/20 गुना 100% बराबर लिखिएगा 5%। इसका आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। हो गया है आप लोगों का, तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 14 नंबर में किसी को दिक्कत हुई? 14 नंबर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 0, 2, 4, 6, 7। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 3 अंकों की संख्या, 3 अंक परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो पढ़ाए होंगे ना भाई, उसको देखिएगा ना, काम निकल जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरुआत में जो बताते हैं कि उसका परमुटेशन का फॉर्मूला में कि 2 आदमी है, 1 कुर्सी है, 3 आदमी है, 2 कुर्सी है, ऐसा करके सिखाए होंगे। तो उमा तुमको उस रात में बताए थे, जिस दिन रात में क्लास हुआ था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तुम्हारा ही चर्चा हुआ था, इसलिए तुमको बन गया। बहुत सुंदर है। देखो 3, यहाँ पे 3 डिजिट का बोला है, जिनका बन गया बहुत सुंदर, कोई बात नहीं। जिनका नहीं बना ध्यान से समझिएगा। 3 डिजिट का संख्या बनाना है, 0, 2, 4, 6, 7। यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 3 अंकों की संख्या बन गई, बताओ इसको जल्दी बताओ। 0, 6, 7 लिख दिया गया, 3 अंकों की संख्या हो गई ना भाई? जल्दी बोलो रे भाई। साकेत भाई नहीं होगा, अभिषेक नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, काहे रे? 0, 6, 7 3 अंकों की संख्या नहीं है, कितना अंक है तो? चलो ठीक है भाई, लोग नहीं मानने को तैयार है तुम लोग, नहीं मानो कोई बात नहीं। आप साकेत भाई बोल रहे हैं कि 67 है, तो ठीक है, आप नहीं मानिए कोई बात नहीं। सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 0 डाल देंगे, अगर अगर 0 डाल देंगे, 1 मिनट तो भाई, नहीं होगा निवेदिता, 0 डालने से नहीं होगा। तो आप ये सोचिए कि 0 डाल देंगे तब ये केवल 2 डिजिट का संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो आप बोल रहे कि यहाँ पर 0 कैसे होगा, तो 0 नहीं डालते हैं, हटा देते हैं 0। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर 0 नहीं पड़ेगा, ये तो क्लियर हो गया। तो जब 0 नहीं पड़ेगा तो हम ये बोलते हैं कि अब आप इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलते हैं दहाई का अंक, इसको बोलते हैं सैकड़ा का अंक। तो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या में 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए, 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए, 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए, ये तो कंफर्म है कि यहाँ या तो 2 बनेगा, चाहे 4 बनेगा, चाहे 6 बनेगा, चाहे 7 बनेगा, 0 नहीं आएगा। ये तो सबको समझ में आ गया है। आप जान भी रहे थे कि भाई यहाँ पे 0 लिखिएगा सर, तब तो 2 अंकों की संख्या है, तो 0 हटा के हमको बोलना पड़ेगा 2, 4, 6, 7 में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस 4 में से कोई भी एक डाल सकते थे, इस चारों में से कोई भी एक डाल सकते थे। इस प्लेस पर इसको भरने का क्या है कहानी, तो बोलिएगा 4 वेज है। जो सैकड़ा का जगह दिया हुआ है, 4 तरीका से भरा जा सकता है इसको। ये तो क्लियर है। मतलब ये 3 कुर्सी है, 4 आदमी बैठने वाला है, तो किसी भी एक को बैठा देंगे, 4 तरीका तो है बैठाने का। ये बात समझ में आया होगा। अब बाकी 2 जो जगह दिख रहा है, इस 2 जगह में कहीं 0 पड़े, कहीं 2 पड़े, किसी को कोई मतलब नहीं। तो 5 अंक है टोटल दिया हुआ। इस 5 अंकों में से एक तो आप यहाँ पर 4 में से एक तो यहाँ बैठा दिए होंगे,
तो बचा कितना, 5 में से एक बैठा हुआ है यहाँ पे, तो बचा कितना, 4 अपने पास। 5 में से एक तो ये फिक्स है, ये तो रहेगा ही, और इस चारों में से क्या होगा, तो एक जाएगा इस पॉइंट पे, तो बाकी 3 तो रहेगा ना भाई। तो 3 और 1 मिला के 4 बोलिएगा। एक को बैठाने के बाद, ये 100 प्लेस को भरने के बाद, 100 प्लेस को भरने के बाद 4 डिजिट अपने हाथ में है और 4 अंक है। सोचिए कि 4 आदमी घर में है, 2 कुर्सी है, कितना तरह से बैठाइएगा, तो बोलिएगा 4 में से 2 को बैठाएंगे 4p2 तरीका से। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिस समय पढ़ाएंगे उस समय देख लीजिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा, 4 गुना 4p2, 4 का मतलब तो 4 ही रहेगा। 4p2 सॉल्व कैसे करिएगा, तो बड़ी संख्या 4 है, छोटी संख्या 2 है, ऊपर में 4 है, नीचे में 2 है। 4 को 2 अंक तक घटा के लिखिएगा, 4 गुना 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा। 2 टर्मों तक 4 है, 3 2 अंक ली दिया, 4 पहले से था। 4 गुना 3 16 तिया 48। वैसे फॉर्मूला लिखने का मन तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, NPR का मतलब होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। कंडीशन होता है n बराबर होता है r से, कभी छोटा नहीं रहेगा। यहाँ पे दिया 4p2 का मतलब होता है फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2। आप इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2। 4 का मतलब 24, 2 का मतलब 2, करके 12 चौक 48 आंसर हो जाता। 4 को तोड़ते कैसे थे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 2 फैक्टोरियल कैसे टूटता है, 2 गुना 1, 2 गुना 1, इसको उड़ा देंगे तो यही 4 गुना 3 बचता है। तो आपसे केवल यही कहा गया है कि 4p2 जब है दिया हुआ, ऊपर की संख्या 4 नीचे की संख्या 2, 4 को घटाते हुए 2 अंकों तक लिखेंगे। 2 अंक में 4 को डिक्रीज करिएगा, कहाँ तक, 4 और 3। अगर होता है यहाँ पे सोच लीजिए, मान लीजिए 7p3, आप बोलिए से इसका मान कैसे निकालेंगे, घटाना पड़ेगा, नहीं घटाइए। 7 को कितना टर्म तक, 3 टर्म है, 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टर्म तक लिख दीजिए। 7 लिखिए, 6 लिखिए, 5 लिख के आंसर पकड़ा दीजिए बस। आपको चेक करना है, आप चेक करिए। फैक्टोरियल 7 बाई 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। सोचिए अब 4 है तो 7 गुना 6 गुना 5 लिखिएगा, 4 फैक्टोरियल करिएगा और नीचे 4 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 7 गुना 6 गुना 5 बन जाएगा आपका आंसर। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। दिक्कत है किसी को तो जल्दी बताइए, किसी को भी दिक्कत अगर है तो बोलिए। 5 अंक में से 4 अंक में से कोई भी एक डाल दीजिएगा यहाँ पे सैकड़ा वाले प्लेस पे। 5 में से 4 अंक बचेगा, 2 वाला कहानी है, 2 वाला कहानी, तो 4p2 कर दीजिएगा। 4 गुना 3 तोड़ के 48 पकड़ा दीजिएगा। सबको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं है भाई। बढ़ते हैं आगे। मुनेश्वर भाई मैसेज कर दिए हैं, हो गया है तो ठीक है। लास्ट वाला 15 नंबर क्वेश्चन किसी का फंसा भी है। A coin is tossed successively 3 times. Find the probability of getting exactly 1 head or 2 head. 15 नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, किसी को दिक्कत तो बताइए। प्रोबेबिलिटी जो लोग पढ़े होंगे उनसे तो बन जाना चाहिए था, जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो फिर देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन जल्दी मैसेज टाइप करिए, बुझाया कि नहीं, बना कि नहीं। हाँ सर है, हाँ सर दिक्कत, अच्छा उमा को दिक्कत, समझिए। तो ये 14 नंबर तो सबका हो गया है, लास्ट है, बता ही दीजिए सर। एकदम सर, बिल्कुल, जितना देर आप बैठेंगे उतना देर हम बैठाएंगे, हमको दिक्कत नहीं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है साकेत भाई, समझो। एक क्वाइन इज टॉस सक्सेसिवली 3 टाइम्स। किसी सिक्का को उछालते हैं ना, सोचिए 3 सिक्का को उछालते हैं, मतलब एक सिक्का को 3 बार उछालने का है, सक्सेसिवली क्रम से उछालते हैं। तो जब या तो आइदर हेड और टेल में से कुछ ना कुछ आएगा, हेड या टेल में से कुछ ना कुछ आएगा। तो 2 आइटम आएगा, यहाँ से भी 2 आइटम, यहाँ से भी 2 आइटम, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर पूछेंगे तो 8 बोलना होगा। 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। बोलेगा ये क्या कहानी कर दिए। तो आप जानते हैं कि पहला बार उछाले होंगे तो हेड या टेल में से कुछ आएगा, सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। दूसरी बार उछालेंगे तो हेड या टेल में से कुछ आया होगा। तीसरी बार भी उछालेंगे तो हेड और टेल में से ही कुछ होगा। सेट थ्योरी में जो करते थे गुना ना, उसी हिसाब से गुना करके देख लीजिएगा। तो क्या करेंगे हम, जब इस सबको साथ में क्या करेंगे सक्सेसिवली
क्रमशः उछाले तो क्या लिखिएगा, या तो हेड 3 बार उछाले थे तो 3 बार हेड में कुछ ना कुछ आया होगा। पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड, सबका पहला से गुना कर देते हैं, तीसरी बार भी हेड आया। फिर पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार टेल आया इसका। फिर क्या हुआ, पहली बार हेड आया, दूसरी बार ये हेड 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 हो गया, हेड हेड टेल हो गया। हेड आया, दूसरी बार टेल आया, फिर आपका हेड आया, फिर बोलिएगा हेड आया था, फिर बोलिएगा टेल आया था, फिर बोलिएगा टेल आया था। फिर टेल से पकड़िएगा तो बोलिएगा टेल आया है, हेड आया है, हेड आया है। फिर बोलिएगा यहाँ से, फिर बोलिएगा यहाँ पे टेल आया है, हेड आया है और टेल आया है। लास्ट में बोलिएगा टेल आया था, टेल आया था, हेड आया था। फिर बोलिएगा टेल आया है, टेल आया है, टेल आया है। ये कुल मिला के आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दिख रहा है यहाँ पे 8। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको 8 दिख रहा है। ये अलग अलग करके दिखा दिया है, किसी को दिक्कत तो बताइए। श्वेता शॉर्ट करते हैं, मुझवानी आंसर 3/4 निकाल देते हैं, दिखा देते हैं कैसे निकालेंगे। कुछ हुआ नहीं कि शॉर्टकट बताइए, कुछ हुआ नहीं कि उस कहानी बताइए, समझो ना पहले रे। भाई उमा, साकेत, मुनेश्वर भाई, सबको समझ में आ गया होगा। सिक्का को उछालेंगे तो क्या करेंगे रे भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। 3 सिक्का को उछालेंगे तो या तो पहली बार हेड, फिर दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड आया होगा। पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल, मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स है उसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं। जो पॉसिबल आउटकम्स है उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। तो इतना संभावना है बनने का, कुल मिला के 8। शॉर्टकट क्या हुआ तो जानते हैं कि एक सिक्का में 2 बार या तो हेड या टेल, तो 3 बार उछाले तो 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। ये तो पहले ही दिखा दिए थे आपको कि 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। सैंपल स्पेस तो सीधे 8 निकालिएगा शॉर्टकट, इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ा आपको। बात समझ में आया होगा। अब क्या करिएगा, यहाँ से दिख रहा है। अब इवेंट के लिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी में बताए होंगे आपको कि अब जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसको इवेंट बोलते हैं। तो इवेंट में क्या सब, कौन सब, आपसे बोला कि एग्जैक्टली 1 हेड और एग्जैक्टली 2 हेड, या तो केवल 1 हेड वाला को लेना है, चाहे केवल 2 हेड वाला को। मतलब इसमें 3 हेड है, इसको नहीं लेंगे। इसमें तीनों टेल है, इसको नहीं लेंगे। बाकी जो बचता है इसमें या तो एक ही रहेगा चाहे 2 रहेगा। इसमें देखिए 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है। तो जब आप देख लिए कि 8 में से 2 कंडीशन, इसको तो बिना लिखे भी आप जान सकते हैं कि सर जब पूछ दिया आपसे कि 1 हेड चाहे 2 हेड, तो हम ये सोचेंगे कि 8 बार में एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि तीनों पर हेड चलाएगा, या दूसरा कंडीशन तीनों पर टेल चलाएगा। इस दोनों को हटा देंगे तो बाकी 6 आइटम बचेगा, क्या होगा, आइदर 1 हेड और 2 हेड। 6/8 आंसर है आपका, समझ में आ गया होगा। इवेंट में क्या बोल देंगे तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। इस भाई साहब को शुरू और लास्ट वाले को छोड़ के बात करेंगे। समझ में आ गया। इवेंट क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, इवेंट में ये 6 आइटम को लिखिएगा और नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पर लगाइएगा, NE नंबर ऑफ इवेंट को लगाइएगा 6। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा NE/NS, यही ना होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। लिखिएगा 6/8 का मतलब हो जाएगा 3/4, यही हो जाएगा 3/4। कुछ बात समझ में आया होगा। लिखना है तो लिख लीजिए। श्वेता समझ में आ गया रे। 2 बार आइटम बनेगा तो 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8 बोल दीजिएगा। एक बार तीनों हेड, एक बार तीनों टेल, खत्म खत्म कर देंगे, बच गया 6। 6/8 आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उमा लिख लेना, समझ में तुमको आएगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो सबका हो चुका है। आते हैं साकेत आपके पास में। आज रात के लिए अभी सेट भेज देते हैं, कैसा चल रहा है दिमाग में। रात में जो आपका 8 से 9:30 का टाइम है, ये भले 10 बज जाता है अपने लोगों को।
आज रात के लिए तैयार हैं आप लोग? किसी को कुछ दिक्कत तो बता दीजिए एक बार।